चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से है और केमिस्ट्री का मतलब हमें सभी को पता है। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होने वाले केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस electrochemistry is the branch of science which deals with the the interconversion of electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy और वाइस वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसमें आप फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें देखेंगे, जैसे करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसा कि हमें पता है कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। ये सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने बच्चों किया था। एक आपके कंडक्टर्स, एक आपके इंसुलेटर्स और एक होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम लोग इन्हें समझेंगे, पर डिफरेंशिएट दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखते हुए। तो आप लोग एक टेबल बना लीजिए जिसमें एक तरफ मेटालिक कंडक्टर और एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो, मेटालिक कंडक्टर जो है, ये उन कंडक्टर्स, उन मेटल्स को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। भाई मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है फ्री आयंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, फ्री आयंस की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो कि अपनी सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, पर अपनी एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड होता है तब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर जैसे आप इसे पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, cause of conductivity is free electrons. Cause of conductivity is free electrons. Free electrons. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में लिखो, cause of conductivity is free ions. Cause of conductivity is free ions. Free ions. मेटालिक कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जैसे कि मान लो आपके घरों के अंदर जो वायरिंग है, मान लो कि वो कॉपर की वायरिंग है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने के बाद में ऐसा है क्या कि कॉपर जो वायर है तुम्हारा, वो कॉपर सल्फेट में, कॉपर ऑक्साइड में या कॉपर के किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कॉपर नहीं रहता। ऐसा है या नहीं? कॉपर की वायरिंग है, उसमें करंट फ्लो करते हो, उसके बाद में वो कॉपर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है?
नहीं होता ना। हाँ, पर जैसे ही तुम NaCl सोडियम क्लोराइड को करंट पास करोगे, अब वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटालिक कंडक्टर में करंट की वजह से किसी तरीके का कोई केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं आता, पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में केमिकल चेंज जो है वो देखा जाता है। तो मेटालिक कंडक्टर में लिखो, नो केमिकल और फिजिकल चेंज अकर्स, नो केमिकल और फिजिकल चेंज अकर्स during flow of electricity, during flow of electricity, flow of electricity। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में लिख दीजिएगा, केमिकल चेंज takes place during the flow of electricity, during the flow of electricity। मेटालिक कंडक्टर्स में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, these conduct electricity in solid state, electricity in solid state as well as in molten state, solid state as well as in molten state। और इलेक्ट्रोलाइटिक में, they do not conduct electricity in solid state, they do not conduct electricity in solid state but in molten state or aqueous state, but in molten state or aqueous state they conduct electricity, they conduct electricity। मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई रीजन सोच के बता सकता है कि अगर मेटल्स में तुम टेम्परेचर को बढ़ाओ तो कंडक्टिविटी घट जाती है, क्यों? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका जवाब नहीं आया। स्पेस बिटवीन, नहीं अभिषेक, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्टली। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे आपका इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज्यादा डिसोसिएट होगा
अपने आयंस के अंदर। ठीक है, फिर आप लास्ट में चाहे तो एग्जांपल डाल सकते हैं। मेटालिक कंडक्टर का एग्जांपल कॉपर डाल दो, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी डाल दीजिए। और इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल NaCl, NaOH, KOH एटसेट्रा। हाँ जी, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, मेटल की बात नहीं करेंगे। तो हमें आगे करना है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटालिक का फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइट में लिखवाया था कॉज ऑफ कंडक्टिविटी इज फ्री आयन। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग और एक आपका वीक। किस बेसिस पर कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना आयोनाइज हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तब तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आता है। और अगर कोई कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकता, जिसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम आता है, उसे हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख दो। इलेक्ट्रोलाइट्स which ionize completely in their solution. Electrolytes which ionize completely in their solutions, in their solutions are called strong electrolytes, are called strong electrolytes. एग्जाम्पल डाल दो, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, K2SO4, NH4Cl, NH4 whole twice SO4, NH4 whole twice SO4, K2CO3, K2CO3, CH3COONA, CH3COONA एटसेट्रा। दूसरे लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, electrolytes which do not ionize completely in their solution. Electrolytes which do not ionize completely in their solution are called weak electrolytes. Are called weak electrolytes. Example: CH3COOH, H2CO3, NH4OH, CH3COONH4, CH3COONH4, NH4 whole twice CO3, NH4 whole twice CO3। तो ये आपने देखा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हम लोग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। किस वजह से
कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स की या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस। इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस मतलब आपके सॉल्यूशन में जो आयंस हैं ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लगता है, अगर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हुआ, ज्यादा हुआ, तो कंडक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को फ्रीली मूव नहीं करने देंगे। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टिविटी कैसे ज्यादा हो सकती है? तो इसका मतलब ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन ऑफ आयन मतलब सॉल्वेंट के साथ में कितना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। अगर आयन और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आयन अब सॉल्वेंट से ही जुड़ा रहना चाहता है। और अगर आयन सॉल्वेंट से जुड़ा रहना चाहता है तो सीधी सी बात है वो मूव नहीं करना चाहता, और अगर मूव नहीं करना चाहता तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्वेशन ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगला फैक्टर है विस्कोसिटी। VISCOSITY। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या लगता है, सोच के बताओ। विस्कोसिटी कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी या इनवर्सली? अगर सॉल्यूशन गाढ़ा होगा तब ज्यादा आयंस अच्छे से मूव कर पाएगा कि जब उसकी डेंसिटी या फिर गाढ़ापन विस्कोसिटी कम होगी? हाँ जी, इनवर्सली। तो लिख दो विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। कोई गाढ़ेपन का मतलब ये है कि ट्रैफिक ज्यादा होगा। जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं ना। हाँ जी। नेक्स्ट अगला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या लगता है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या इनवर्सली? सोचो और फिर बताओ, फिर मैं तो समझाऊंगा ही। कंसेंट्रेशन का मतलब है आप इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डालेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो अभिषेक सैनी ने तो इनवर्सली कमेंट किया है, ललित का कहना है डायरेक्टली। ललित, मान लो तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि स्विगी से तुमने ऑर्डर किया है और तुम्हारा खाना तुम तक जल्दी से जल्दी आए, पर आपके शहर में 10 लाख कस्टमर और हैं, वो सबके सब 10 लाख कस्टमर एक साथ खाने को ऑर्डर करते हैं और ये बेचारे स्विगी वाले सबके सब खाना लेकर के निकल पड़ते हैं आपके घर के लिए। पर
रोड पर जितने ज्यादा स्विगी वाले होंगे, जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी, ट्रैफिक हिंड्रेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक होगा, उतना ही स्लोली आपके स्विगी वाले जो हैं वो मूव करेंगे। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से हिंड्रेंस ट्रैफिक बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी घट जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मतलब अगर डाइल्यूशन किया जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है साहब टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसा भी आपने लिखा ही था इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ेगी। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। मतलब जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट पास करते हो तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन, the process of dissociation of an electrolyte, dissociation of an electrolyte into its constituent ions, into its constituent ions on passing the electricity, on passing the electricity is called electrolysis, is called electrolysis. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द सेल और कंटेनर in which electrolysis is carried out, electrolysis is carried out is called electrolytic cell, electrolytic cell और वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, VOLTAMETR, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। तो किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आप उसका एक्व सॉल्यूशन तैयार कर दीजिए और उसके अंदर 2 ग्रेफाइट की रॉड्स को डाल दीजिए। एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िए, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रॉड। दूसरी रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़िए, मतलब नेगेटिवली चार्ज रॉड। पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग कहते हैं एनोड, नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम लोग कहते हैं कैथोड। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइट के एक्व सॉल्यूशन से, सबसे पहला काम क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाएगा। तो आयंस, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर बोर्ड पर लिया है HCl, तो सबसे पहले HCl अपने आयंस में टूटेगा, मतलब H+ और Cl- के अंदर। अब सीधी सी बात है, जो H+ जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, जो कटायन है, ये माइग्रेट करेगा किसकी तरफ,
नेगेटिवली चार्ज रॉड जो कि कौन है, कैथोड। और जो Cl माइनस है ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये जाएगा पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ, मतलब एनोड। अब कैथोड पर जाकर के हमेशा होता है रिडक्शन और एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो H प्लस जो कैथोड पर जा पहुंचा है वहां जाकर के इसको रिडक्शन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 के अंदर। वहीं एनोड पर Cl माइनस जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। Cl माइनस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 के अंदर। मतलब अगर मैं HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और एनोड पर क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। लिखिएगा, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस comma an aqueous solution of the electrolyte, an aqueous solution of an electrolyte is taken in the cell, is taken in the cell in which two electrodes are immersed, IMMERSED, two electrodes are immersed in it, that is anode and cathode. Full stop. On passing electricity through the solution, comma, electrolyte dissociates into its ions, that is cation and anion, that is cation and anion. Full stop. Cation migrates towards cathode for reduction, and anion migrates towards anode for oxidation, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना दीजिए और सारी रिएक्शन जो है वो लिख दीजिए।
ठीक है, मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं, आप लोगों ने बना लिया डायग्राम। अभी हम लोग करने जा रहे हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे, FARADAY, apostrophe S, फेराडेज लॉ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फेराडे, इनका बिल्कुल आपने नाम जो है वो बिल्कुल सुना होगा। माइकल फेराडे जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का किया और अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो थे इन्होंने बनाए, और ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद में इन्होंने कुछ रूल्स, कुछ लॉज जो हैं वो दिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, माइकल फेराडे performed many experiments, performed many experiments and given certain laws of electrolysis, laws of electrolysis। इन लॉज को करने से पहले एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट चार्ज on 1 mole electrons, on 1 mole electrons। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कितना चार्ज मौजूद होता है, ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले फेराडे ने इसी ही पता किया था। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। क्या ये दोनों ही वैल्यूज आपको पता है? 1 मोल का मतलब और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? ठीक है, पता है तो कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, ये तो 1 मोल का मतलब हुआ अभिषेक। 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6021 इंटू 10⁻19। 1.6021 इंटू 10⁻19। बताओ कितना टोटल चार्ज आ रहा है? एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6021 इंटू 10⁻19। तो
एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज हुआ। आंसर नहीं आया किसी का। 9.64 इंटू 10⁴, ठीक है। 9.63 इंटू 10⁴, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बिल्कुल ठीक है आपका। मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ। ये आएगी 96487, 96487 कूलाम पर मोल, 96487 कूलाम पर मोल। इसी वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखा जाता है 96500 कूलाम, 96500 कूलाम। इसे बोलते हैं बच्चों 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या है? चार्ज ऑफ 96500 कूलाम। 1 फैराडे जिसे कैपिटल एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। 1 फैराडे कहने का मतलब ये कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, मतलब एक मोल सब्सटेंस में अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे तो उसका मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा? 96500 कूलम, मतलब 1F। वहीं अगर आप किसी रिएक्शन में देखें टोटल 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा? 2F। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा? 3F हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ लिखिएगा क्या कहता है। The mass of a substance, the mass of a substance deposited at any electrode, deposited on any electrode is directly proportional, is directly proportional
the charge and electricity, directly proportional to the charge and electricity passing through the electrolytic solution, passing through the इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान या तो कोई चीज डिपॉजिट हो जाएगी या फिर लिबरेट हो जाएगी, या तो डिपॉजिट होगी या फिर लिबरेट होगी। अब ये जितना भी अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है या जितना भी अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी के। सीधी सी बात है, तुम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट जो होगा डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। या आपको जैसे करंट का फॉर्मूला पता होगा Q/T, तो करंट और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर मास जो है वो चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस फेराडेज लॉ का डेरिवेशन, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और सेकंड लॉ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आप लोगों का एक होमवर्क है, आपको एटॉमिक नंबर 1 से 20 हाइड्रोजन से कैल्शियम तक सबके एटॉमिक मास याद करने हैं और सबकी वैलेंसी जो है वो आपको याद होनी चाहिए अगली क्लास में के अंदर। वरना अगली क्लास में तुम्हें ना तो फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन तुमसे हो पाएगा, ना सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा आप लोगों से।